मेरा तहरीर सरोज वो जो एसएचओ है फेफना के, वो मेरा तहरीर लेने से इनकार कर दिए, तहरीर मेरा फेंक दिए और एविडेंस वगैरह भी दे रही थी तो नहीं लिए। और उस दिन से आज तक मेरा एप्लीकेशन वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही मेरा एफआईआर बिल का मिसयूज कर रहा है। जैसे उसके पापा हमारे घर में आके गंदी गंदी गालियां देते हैं, धमकी देते हैं हमारे पूरे फैमिली को जान से मारने के लिए, और मेरे फोटो को गलत तरीके से एडिट करा के दूसरे लड़के के साथ और मार के हुआ था। धारा 376 313 उस पर लगा हुआ था, जिसमें गया था वो अप्रैल में जेल में गया था 14 अप्रैल को, लेकिन मई जून रहा। 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और पटना सीडीएस की तैयारी करने के लिए चली गई थी। और पटना में बाहर से ही आता था जी, छुट्टी लेकर के? हाँ, जब भी छुट्टी मतलब छुट्टी उसको मिलता था तो जब भी छुट्टी मिलता था तो आता था। 2-2 दिन 3 दिन बच्चे की माँ बनने वाली थी, 2 मंथ का मेरा बेबी भी था मार्च और अप्रैल। नमस्कार साथियों, मैं आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ। मैं लड़के और लड़कियों का जो मामला चल रहा है, उम्र का कोई गारंटी नहीं है, नाबालिग हो या कुछ भी हो, पढ़ते समय ही अपना वो लोग कहीं ना कहीं नैनाचार कर ले रही हैं और आ करके लास्ट में पछताना पड़ रहा है। और क्या नाम है आपका? अनीता सिंह। अनीता सिंह, आपके साथ क्या हुआ था? मैं जब 2012 में 9th क्लास में पढ़ती थी जी फेफना इस्लामिया स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज फेफना में, जी उसी स्कूल में एक और लड़का पढ़ता था जिसका नाम ध्रुव कुमार सिंह था जी और सुनील सिंह का लड़का था। वो 10th क्लास में पढ़ता था। तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शादी भी हम लोग करने वाले थे, शादी हमारी फिक्स्ड हो गई थी। तो हम लोग मतलब साथ जीने मरने की कस्में खाई थी कि हमेशा हम लोग साथ में रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे एक दूसरे से। यही बात पे हम लोग चल रहे थे। कितने में वो पढ़ रहा था और आप कितने में उसमें पढ़ाई कर रही थी? मैं 2012 में 9th क्लास में थी और वो 10th क्लास में था। 10 में था, आप 9 में थी। और कैसे आपका उनसे संबंध हो जा रहा है? स्कूल लाइफ से ही संबंध था। स्कूल लाइफ से ही संबंध हो जा रहा है। प्रपोज उन्होंने किया कि आपने किया? उन्होंने किया था। उन्होंने किया। मित्रों देखिए, कहीं ना कहीं लड़कों की भी कमी है, अपने आवेश में होकर के और लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं। लड़कियों को छेड़छाड़ करने के बाद कस्में खाते हैं, अनेक प्रकार के कसम खाते हैं और कसम जब नहीं निभा पाते हैं तो ठुकरा देते हैं। वैसा ही इनके साथ हुआ, अनीता के साथ हुआ। और अनीता आज दर दर की ठोकर खा रही है। कहीं फेफना थाना से लेकर के बलिया कप्तान से लेकर तक और डीएम से तक कोर्ट तक चक्कर लगा रही है। लेकिन बाहुबली तो है, सामने वाला का परिवार बाहुबली है, पैसा वाला है। तो पैसा वाला है तो गरीब तो वही ठेहुनिया जेबे करेगा। और उसी चक्कर में आज अनीता फंस चुकी है। उसके बाद क्या होता है आपके साथ? 2016 में उनका सिलेक्शन हो जाता है इंडियन नेवी में। नेवी में सिलेक्शन हो जा रहा है जी। तो 2017 में वो आते हैं, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आते हैं तो मेरे घर से ही 50-60 मीटर डिस्टेंस पे मेरा एक और डेरा है, घर है। तो वहाँ पे वो आते हैं तो बैठे रहते हैं, चाय वाय मम्मी दे वो के आती हैं, फिर हम भी बैठते रहते हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे मांग में सिंदूर डाल के फिजिकल अटेंड किया, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके, शादी का झांसा देकर। और उसके बाद से उस टाइम करके चले गए। फिर मैं वैसे ही रोते अपने घर पे आई, मम्मी को सारा कहानी अपनी बताई। मम्मी बोली कि उसके पापा को फ़ोन करो। उसके पापा को फ़ोन करके मम्मी बताई सारी बात कि ऐसा ऐसा आपका लड़का करके चला गया है। मेरी तो बच्ची उस टाइम छोटी थी, लगभग 17 साल की थी। तो आप मेरी बच्ची छोटी है तो आप इसको लेके जाइए इसी हालत में, नहीं तो आके और शादी करके ले जाइए। तो ये बताइए कि आपकी जो डेरा था, उस डेरे पर उसको आप मोबाइल के माध्यम से या किसी माध्यम से बुलाई थी या कि वो अपने आप चला आया? खुद आए थे, वो देखे थे मेरा घर। तो क्या वो मन बना कर आया था कि सिंदूर वगैरह लेकर आया था कि मैं आज शादी करूंगा? बात तो कुछ हुई होगी पहले। अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि वो आए तो बैठे थे, तो बाद में मुझे फिजिकल के लिए प्रेशर देने लगे। मैंने बोला कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी मैं कुछ नहीं करूंगी। तब उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो किसी और से मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, तो और वैसे भी हमारी शादी होने ही वाली है ना, क्या दिक्कत है। तो मैं बोली कि नहीं, जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। उससे पहले आपसे माने फिजिकली कोई संबंध नहीं था? नहीं। घुमाया था इधर उधर चट्टी चौराहा? जी, ऐसे उससे पहले ऐसे सिर्फ बात होती रहती थी, टेलीफोन से भी बातें? जी जी। और उसके बाद जब डेरा पर आता है और प्रेशर दिया कि संबंध बनाना है, उसके बाद आपने कहा कि शादी जब तक नहीं होगी तब तक संबंध नहीं बनाएंगे, तो उसने तुरंत शादी कर दिया। जी। मित्रों देखिए, एक हीरो के एक्टिंग में आकर के और ध्रुव, क्या नाम है उसका? ध्रुव कुमार सिंह। ध्रुव कुमार सिंह ने और तुरंत सिंदूर पहना देता है और उसके बाद
दबाव बनाने लगता है। जब ये अनीता ने बताया कि हम फिजिकली संबंध नहीं बनाएंगे, तो तुरंत आवेश में होकर के और सिंदूर पहना देता है और उसके बाद तुरंत कहता है कि चलिए अब हम लोग जो संबंध होता है पति पत्नी का उसको हम निभाएंगे। और नाबालिग लड़की थी, नाबालिग थी उस समय आप? जी लगभग 17 साल की थी। मित्रों देखिए, नाबालिग लड़की थी और 17 साल की उम्र थी। और उनकी उम्र कितना रही होगी? वो 20 साल के थे। 20 साल की थी। उसको शर्म भी नहीं आई कि मेरी उम्र 20 वर्ष की है और एक लड़की 17 साल की है, लेकिन शादी करने के लिए आतुर हो गया। और उसके बाद संबंध गलत बनाता है। संबंध बनाने के बाद आज क्या हुआ फिर उसके बाद उनके घर वाले भी एक्सेप्ट कर ली शादी के लिए, सभी लोग रेडी हो गए थे, हमारे भी सारे फैमिली रेडी थे पूरा। अच्छा, उसके बाद आपने घर पर आया और मम्मी पापा आपके मम्मी पापा से मुलाकात की है? बात किए फोन से। अच्छा, उसके बाद शादी के लिए एक्सेप्ट कर लिए लोग? जी, दोनों फैमिली में शादी हमारी एक्सेप्ट हो गई थी, शादी करने वाले थे। 2019 से उनके घर में अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, दहेज वगैरह अच्छा मिलने लगा था, तो उनके माँ बाप का माइंड चेंज हो गया था। तो उन्होंने, उनके माँ मंजू सिंह, उनकी 2 बेटी श्वेता स्वाति जिसका नाम रितिका सिंह और प्रीतिका सिंह है, और उसके पापा मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे, फ़ोन कर कर के गंदी गंदी गालियाँ देते थे बहुत, कि मतलब मैं ध्रुव को छोड़ दूं, दूसरी शादी कर लूं। तो मैं नहीं मानी। तो अभी तक तो लड़का ठीक था, 2021-22 तक लड़का ठीक था, वो शादी मेरे से ही करना चाहता था, मुझसे। बाद में उन्होंने लड़के का भी माइंड मतलब गलत तरीके से मेंटली टॉर्चर करके उनका माइंड चेंज कर दिया कि मैं मतलब सही लड़की नहीं हूँ, गलत हूँ, मैं उनको फ़ोन करके गाली देती हूँ, ऐसे ऐसे मतलब उल्टा सीधा उन्होंने बोल के और ध्रुव के मेरे खिलाफ भड़का दिए वो लोग। तब से ध्रुव भी अब मेरे प्रति मतलब भड़क गया और मतलब बदतमीजी करने लगे मेरे साथ। और जैसे 2022 के बाद 2023 आने लगा, तो उनकी शादी एक यही आरएसएस के नेता है, चांदपुर उनका घर है, नाम नहीं बताऊंगी उनका, उन्हीं के घर में उनकी भतीजी की लड़की से शादी तय हुई थी, जिसमें मुझे पता नहीं है, हमें सुनने में आता है फेफना से कि उसको शायद 25-30 लाख दहेज मिल रहा था, और लड़की बैंक में कैशियर थी और बुलेट वगैरह उसको मिल रहा था। इसी के चक्कर में अब लड़का और उसके पूरे फैमिली दहेज के लिए लालच में आ गए थे और उसकी शादी फिक्स हो गई थी। 28 फरवरी 2024 को उसकी सगाई थी और मार्च में शायद उसकी शादी थी, डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन मार्च में सगाई थी, लेकिन सगाई उसकी 28 फरवरी की थी। तो शादी हो गई कि कैंसिल हो गया? शादी उसका कैंसिल हो गया, जब सबको पता चल गया कि ये पहले से शादीशुदा है और ऐसे ऐसे लड़की के साथ किया, तो उसकी शादी कट गई। और मार्च 2023 की बात है, जब 4 मार्च 2023 को वो आए थे पटना में, तो जैसे फिजिकल हुआ तो उसके बाद से हम उनके मतलब पति पत्नी ही तो थे, तो पति पत्नी के रिलेशन से मैं उनके मतलब बच्चे की माँ बनने वाली थी। 2 मंथ का मेरा बेबी भी था, मार्च और अप्रैल का। तो उनसे मैं प्रेशर देने लगी कि मुझसे शादी करके कोर्ट मैरिज कर लीजिए और हमें घर लेकर चलिए, नहीं तो मुझे इसी हालत में अपने घर ले जाइए। बहुत रोती थी उनके सामने फ़ोन कर करके। तो उन्होंने इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करके आए और पटना आए और मुझे गलत दवा खिला के, तबीयत मेरा ख़राब चल रहा था उस टाइम, तो मुझे तबीयत ख़राब का दवा बोल के और उन्होंने बेबी मिसयूज का मुझे दवा खिला दिया, और खिला के जैसे मेरा मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो गया ब्लीडिंग का, मुझे छोड़ के वहाँ से भाग गए थे। और जाने के बाद मुझे हर जगह सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिए थे, मुझसे बात करना बंद कर दिए थे, नंबर चेंज कर रहे थे, जैसे तैसे नंबर अरेंज करके और फ़ोन करती थी तो फिर भी वहाँ से भी मुझे हर जगह ब्लॉक कर देते थे। तो फिर मैंने अपने फैमिली को बताई, तो दिसंबर में उसकी बहन की एक शादी थी स्वाति का, तो मेरे फैमिली उसके घर गई थी कि अपनी बहू को अपने घर लाइए, उसकी ननद की शादी है तो अपने घर पे वो रहेगी। तो उसके फैमिली वाले वहाँ से बदतमीजी करने लगे, मेरे फैमिली को भगा दिए घर से कि हम तुम्हारे बेटी को नहीं जानते हैं, कौन तुम्हारी बेटी है, कौन अनीता सिंह है, कैसी शादी, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और फैक्ट तो यही है कि 2017 में मैं मोबाइल वगैरह नहीं रखती थी, घर पे एक छोटा सा फ़ोन था पापा जी का, तो उसी नंबर से मेरी और ध्रुव की बात होती थी, और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, लेकिन ध्रुव के मोबाइल में पूरा शादी का प्रूफ है। आप पटना में क्या करती थी? मैं 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और पटना सीडीएस की तैयारी करने के लिए चली गई थी। और पटना में बाहर से ही आता था? जी, छुट्टी लेकर के? हाँ, जब भी छुट्टी मतलब छुट्टी उसको मिलता था, तो जब भी छुट्टी मिलता था तो आता था, 2-2 दिन 3-3 दिन साथ में रहता था। फिर घर से भी जाता था छुट्टी कंप्लीट करके, तभी भी 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ रहते थे वो। अब क्या कर रहा है? अब शादी से इनकार कर रहा है, बोला कि नहीं करेंगे शादी, जो करना है तुम कर लो। कहीं थाने पर या कप्तान साहब के यहाँ दरखास्त? हाँ, एफआईआर उस पर दर्ज हुआ था, धारा 376 313 उस पर लगा हुआ था, जिसमें गया था वो अप्रैल में जेल में गया था 14 अप्रैल को, लेकिन मई जून रहा, फिर जुलाई में 1-2 महीना रहा जेल, फिर बेल लेकर और निकल गया। जेल जब गया तो उसके परिवार के लोग समझौता के लिए या शादी के लिए राजी नहीं हुए?
शादी के लिए नहीं राजी हो रहे, बस आके हमारे घर पे बोल रहे हैं कि कुछ पैसा ले लो और अपनी लड़की की शादी कहीं और करा दो। हम अपने लड़के की शादी कहीं और तय कर दिए हैं, तो हमें पैसा नहीं चाहिए। मित्रों देखिए, अब पैसा पर कोई इज्जत नहीं बेचता है। अगर वास्तव में सम्मानित आदमी होगा और स्वाभिमान उसके अंदर जिगर में थोड़ा सा भी जिंदा होगा तो मर जाएगा, लेकिन पैसा के लिए अपना जिंदगी नहीं बर्बाद करेगा। और पैसा वाले हैं और उनके माता पिता पैसा वाले हैं, धन पशु हैं, उनके पास सारी जमीनें हैं, यूज किए और कंडोम जैसे छोड़ दिए। और आज नतीजा कहाँ आ गया, जेल भी गए, जेल से जमानत कराए, जमानत करके बाहर भी आए, फिर जाकर सर्विस कर रहे हैं। लेकिन और बेल लेने के बाद बहुत अपने बेल का मिसयूज कर रहा है। जैसे उसके पापा हमारे घर में आके गंदी गंदी गालियां देते हैं, धमकी देते हैं हमारे पूरे फैमिली को जान से मारने के लिए, और मेरे फोटो को गलत तरीके से एडिट करा के दूसरे लड़के के साथ और मार्केट में नाम फैलवा दिए हैं कि हम किसी और से शादी किए हुए हैं। मतलब ध्रुव के पत्नी ना बता के किसी और के पत्नी बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मैं उनके बेटे को फंसाने के लिए ऐसा की हूँ, मैं उनके बेटे से पैसे मांग रही हूँ, 40 लाख रुपए का डिमांड, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब हर जगह मार्केट में मेरा इज्जत का धजिया उड़ा रहे हैं खुद, और मार्केट में जितने लोग घूम रहे हैं सबसे कमेंट गलत गलत मुझे करवाते हैं ताकि इस सब के मतलब प्रॉब्लम में आके और हम सुसाइड कर लिए। और ऐसा भी हुआ 9 अक्टूबर के मैं स्ट्रेस में आ गई, 2 अक्टूबर को हमारे घर में वो घुस गए थे पूरे 2-3 लोगों के साथ रात को। कौन घुसा था? सुनील सिंह, उसके उनके पिताजी? हाँ, लड़के। गुंडा उंडा है क्या? अब पता नहीं, लेकिन स्थिति से तो गुंडे ही लग रहे। गुंडे नहीं होते तो इतना तक आज मैटर थोड़ी आया होता। उसको अपने पैसे की आप उस समय 112 नंबर या थाना अध्यक्ष को सूचना दिया? रात का टाइम था, सूचना नहीं दिया, फिर बाद में थाने पर गई आपने? जी। उसके बाद जैसे 2 को आए, 3 को हम गए थे तहरीर देने के लिए, लेकिन उस टाइम एसएचओ थे ब्रिज मोहन सरोज, उन्होंने तहरीर मेरा नहीं लिया। मतलब उस टाइम वो नहीं थे, रात हो गया था, तो बोले थे कि हम रात को 12-1 बजे आएंगे, तुम अभी चली जाओ, कल आना। तो फिर हम 4 तारीख को गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, तो मेरा तहरीर सरोज वो जो एसएचओ है फेफना के, वो मेरा तहरीर लेने से इनकार कर दिए, तहरीर मेरा फेंक दिए, और एविडेंस वगैरह भी दे रही थी तो नहीं लिए। और उस दिन से आज तक मेरा एप्लीकेशन वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही मेरा एफआईआर दर्ज किए। 4 तारीख को दी थी, फिर 5 तारीख को जाके एसपी ऑफिस में भी मैंने दरखास्त दिया है, वहां से भी कोई अप्रूवल नहीं आया, ना ही कोई सुनवाई हुई। फिर मैंने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पे जाके फोन करके वहां भी कंप्लेन की, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब जाके 9 तारीख को मैंने स्ट्रेस कम करने के लिए एक दवा आती है जिसको मैंने स्ट्रेस नहीं कम करना था, मुझे सुसाइड करना था। सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मैंने उस स्ट्रेस कम दवा 8-9 दवा मैं यूज कर ली थी, जिससे मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। यहाँ 112 पे फोन भी हुआ, आया था, पुलिस आए थे, एक दरोगा जी आए थे और 2-3 कांस्टेबल उनके साथ आए थे, लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। अकेली मेरी माँ मतलब मेरे बॉडी को उठा के नमक पिलाए जा रही, हम तो बेहोश थे, पूरा गाज वाज फेंक दिए थे, तो नमक पिलाए जा रही है, कैसे भी करके वोमिटिंग करवाई तो कुछ दवा बाहर निकला, जिससे क्रिटिकल कंडीशन थोड़ा कम हुआ। और उसके बाद से ले जाके क्रिटिकल कंडीशन मेरा बहुत वो था, मतलब मेरा भाई मामा का लड़का ले जाके और बलिया सदर हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, जिससे 2 दिन तक मैं एडमिट थी और दवा चला था, और अभी भी मेरी तबीयत खराब ही चल रही है। फिर भी मैं 13 तारीख को कैसे भी वैसे तबीयत खराब था उसी हालत में जाके फिर एसपी सर को मैं दरखास्त दी, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 17 अक्टूबर को मेरी माँ गई, तहरीर दी उसके पापा के नाम पर कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर सच में अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो पुलिस वाले आएंगे, हमारे मम्मी पापा हमारे फैमिली को, अगर मैं मर जाती हूँ तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो मेरे मम्मी पापा मेरे भाई को उठा के जेल में डाल देंगे। वो लोग तो अपना बयान दे देगा, वो लोग के पास पैसा है, प्रशासन को खरीद लेगा कि हम लोग तो रेडी थे उसके बेटी को लाने के लिए, वही लोग जहर दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, आपका एक नारा है और बीजेपी के लोगों मैं आपसे चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप लोगों का एक सुंदर नारा है, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटी बिलख रही है। आपका ये शो बलिया का कौन थाना है, बलिया का फेफना थाना अध्यक्ष एफआईआर करने से कतरा रहा है, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मेरी मम्मी अब तक के बेटी चिलिक चिलिक कर रही है, सोशल मीडिया का इसको सहारा लेना पड़ा, अपने इज्जत की धज्जियां उड़ानी पड़ गई। लेकिन थाना अध्यक्ष, कैसे थाना अध्यक्ष हो? तुमको शर्म लग रही है कि नहीं लग रही है? अगर इस जगह पर तुम्हारी बेटी रहती तो तुम क्या करते? काट कर फेंक देते? जब भी थाने पे जाती हूँ डांट के भगा देते हैं। हमारी मम्मी गई थी, उसको भी उल्टा सीधा बोल के भगा दी कि कैसी बेटी पैदा की हो, जाओ उसकी कहीं और शादी कर दो, या हम लोग का कर, हम उस लड़का को पकड़ के जेल में डाल दें या उसके बाप को जेल में पकड़ के डाल दें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जाओ अपनी बेटी को समझाओ, उसकी शादी कहीं और कर। हमारे मम्मी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। एसओ साहब, अगर वो गुनाह किया है तो जेल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आपके घर जाएगा, आपका रिश्तेदार है, क्यों बचा रहे हैं? कानूनन
कार्रवाई करिए। अगर लड़की दोषी गई तो लड़की पर मुकदमा लिखिए। क्या दिक्कत है आपको? आपको यहाँ हिस्सा लेना है कि उसके यहाँ शादी करना है? आपके परिवार से आप अगुआ बनेंगे? आप इसकी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं मान रहा हूं लड़की ने गलती किया, सब कुछ मान रहा हूं। लड़की ने हाथ कदम उठाया, लड़की ने मैसेज किया होगा, मैं सब कुछ मान रहा हूं कि लड़की गलत की है। लेकिन एक बात सत्य है मित्रों कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा हो और लड़की घुरना कर ताक दे तो उसका पेशाब निकल जाएगा, इसको मान रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बहकावे में आकर के बकाया फुसलाया, नाबालिग बच्ची थी, गलती कर दी तो गलती का इजराम में यही है, सुसाइड करे, जहर खाए। उसके बाद एसओ साहब आएंगे, पोस्टमार्टम कराइएगा, उसके बाद उसको उसको बुलाइएगा और उसके बाद वो शादी किया है, इसके पास प्रूफ है। क्या समझ रहे हैं कप्तान साहब, बलिया के कप्तान साहब? बलिया में अनेक प्रकार के नेताजी लोग हैं और सब परिवार से, दोनों परिवार हैं, एक धनी है और एक गरीब है। मैं इस परिवार में आज आया हूं, पहुंचा हूं। चलिए ठीक है, हो सकता है कहीं बच्ची को भटकाया होगा, अपना रात रात भर बार बार मैसेज किया होगा, रास्ते में जाता टोका टाकी किया होगा। लड़की है, अपना अगर तेवर बदल ही ली, उसके बाद संबंध भी बनाया, सिंदूर भी डाला और कहा भी कि हमारा शादी तुम्ही से होगा। उसके परिवार में लड़की गई भी है, आई भी है, उसके परिवार के लोग रिश्तेदारी भी चलाए हैं आकर के इस परिवार से। लेकिन उसके बाद भी एसओ साहब अगर गलत कर रहा है, नौकरी पा गया, कितना धन लिए हैं, कितना पैसा लिए हैं, अभी तनख्वाह कम मिल रही है, पाप पड़ेगा। और आज उनके पास नौकरी है, नौकरी जिस दिन जाने लगेगी ना, उस दिन की आ जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहोगी? हमें बस अपने सीएम साहब से यही चाहिए कि अगर आप सच में लड़कियों के प्रति अगर आप इज्जत अगर दे रहे हैं तो मुझे न्याय दीजिए। जिसने हमारे इज्जत का धज्जिया उड़ाया है, पूरे समाज में पूरे हर जगह कलंकित कर दिया है, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, उसी से इज्जत के साथ उसी के घर की मुझे इज्जत बननी है बस। घर में भी आके उनके परिवार के लोग 2-4-5 बाहरी लोग गुंडा बदमाश राइफल बंदूक लेकर के बता रहे थे बाहर के लोग कि भैया यहाँ 4 व्हीलर से कुछ लोग आते हैं और बदमाश और अपराधियों को लेकर आते हैं, राइफल बंदूक के साथ आते हैं और गरीब परिवार है, दरवाजा ठकठकाते हैं और घर में घुस करके गाड़ी पकड़ देते हैं। ऐसा भी बात है? हाँ, हमेशा आते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? अगर परिवार के साथ, मम्मी पापा के साथ कोई अनहोनी हो रही है, तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो रही है, तो क्या कहिएगा आप एसओ साहब से और यहाँ जिला कप्तान से? क्या कहिएगा, कौन इसका दोषी होगा? यही सब दोषी हैं। कौन, उनका नाम बताइए। सारे पुलिस प्रशासन दोषी है, अधिकारी जो सुनवाई नहीं कर रहा है ये दोषी है। इन्हीं लोगों को ना मैं दोषी मानूंगी। कुत्ते की तरह हम लोग इनके पास जाते हैं, हम लोग को और मार के भगा देते हैं। ऐसे कैसे करता है? मैं जाती हूँ तो ऐसे बोलते हैं कि मुझे रोना आ जाता है, कांपने लगती हूँ थाने पे। कभी थाने पे हम जाने से भी डरते हैं, इन लोग का ऐसा बिहेवियर है कि। योगी आदित्यनाथ जी, आप डेली कहते हैं कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके पटल पर आए तो उसका पहले एफआईआर करिए। और आज देख लीजिए, एक बिटिया गिड़गिड़ा रही है, पछतावा कर रही है, लेकिन फिर भी गिड़गिड़ा रही है और कसम खा चुकी है कि जब भी जाऊंगा तो उसी के यहाँ जाऊंगा जो मेरे इज्जत का नीलाम किया है, मेरे इज्जत की धज्जी उड़ाया है। मैं उसी परिवार में जाऊंगा और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर पर वो सब शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे तो आपने क्या करिएगा? मुझे शादी ही करना है उससे। अगर शादी करके ले जाकर के आपकी हत्या कर दे रहे हैं, चाहे कुछ और अनहोनी हो जा रही है, तो फिर कौन दोषी होगा उसका? वही लोग दोषी हो गए, उन लोगों को सजा मिले। पैसा वैसा लेकर के समझौता हो जाएगा तो क्या? हमें पैसा नहीं चाहिए, हम मिडिल क्लास से जरूर हैं लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं, हम इज्जत के लिए मरते हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए। मुझे 10 करोड़ दे देगा तो हमें नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। वो मेरा पति है, मुझे मेरा पति ही चाहिए। दूसरी शादी नहीं चाहिए? नहीं, दूसरी शादी हम नहीं करेंगे। मर जाऊंगी लेकिन मैं किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी। एलएलबी की तैयारी भी कर रही हैं आप? जी। कहाँ तक फाइनल हुआ अब तक? अभी चल रहा है। मित्रों देखिए, और मैं क्या बताऊं, दोनों स्वजातीय लोग हैं और दोनों लोग परिवार के हैं। परिवार में आए हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं। ये लड़की भी वहां गई है, लड़का भी यहाँ आया है और पूरे माता पिता सब लोग आए हैं। लेकिन आज एक उसी परिवार के लोग भटक रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी। ये लोग मीटिंग कर सकते हैं, चट्टी चौराहा पर बैठ करके जातिवाद की मीटिंग कर सकते हैं, अपने जाति के लोगों को एक टाट पर बैठाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन एक बेटी, गरीब बेटी है और नौकरी। एसओ महोदय, आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। आपकी भी बेटी इसी बेटी के शायद उम्र की होगी और आपकी बेटी अगर रहती तो आप क्या करता? और आपको खूब पता है
आप तो इतना ढंग से आप लोग करते हैं कि फिर आपकी कलम तोड़ कर लिखते हैं, कहते हैं आप लोग कि कलम तोड़ कर लिख देंगे, लेकिन वो कलम कहाँ चली गई? कम से कम आप FIR ले लीजिए, FIR लीजिए और परिवार का सुरक्षा करिए। नहीं तो जिस दिन अगर कोई अनहोनी हो जाएगी तो आप भी लदिएगा। अगर कोई घटना घट रही है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि आपको पर भी छींटा उछलेगा, इसलिए कि आपसे लड़की संतुष्ट नहीं है, परिवार संतुष्ट नहीं है। लास्ट में बताइए कि जिला के कप्तान जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? अच्छे हैं, नया नया है, बढ़िया है। पता नहीं, इससे पहले तो जो देवरंजन सर थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इससे पहले जब मेरा एक केस चल रहा था तो देवरंजन सर मेरा बहुत सपोर्ट किए, लेकिन ये सर से हम क्या उम्मीद करी? आज तक तो कुछ किए ही नहीं है, तो क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं? देखिए कप्तान साहब, आप बहुत अच्छे कप्तान हैं और देवरंजन साहब जब यहाँ से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के चले गए तो आपकी बारी आई और आप बिहार से ही मिलान करते हैं और आप बलिया में स्थापित हैं। और बलिया में जब से आए हैं तब से बलिया में अपराध भी कम है और बलिया में भ्रष्टाचार भी कम है, लेकिन आपका दरोगा नहीं सुनेगा बिटिया का। जरूर इस मामला को संज्ञान में लीजिए और न्याय दिलवाइए। और मैं फिर जो भी कुछ हो रहा है अपने चैनल के माध्यम से फिर दिखाने का काम करूंगा। और कुछ कहना चाहिएगा? नहीं। तब तक के लिए बंसराज यादव का आप लोग सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।